अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कांग्रेस हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 साला BRS दौर की कारकर्दगी और रियासत की माली सूरत हाल पर आज असम्बली में वाइट पेपर जारी किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वज़ीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने ऐवान में 42 सफ़ात पर मुश्तमिल वाइट पेपर पेश किया और उस वाइट पेपर पर ऐवान में मौजूद तमाम जमातों के अरकान को इस पर बहस के लिए इनवाइट किया गया। बाद-अज़ां ऐवान से खिताब करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील का अहम मकसद रियासत की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद था, लेकिन पेशरफ हुकूमत ने रियासत में मौजूद वसाइल का बेहतर इस्तेफादा नहीं किया, जिससे रोज़ाना के अखराजात के लिए हुकूमत को ओवरड्राफ्ट के ज़रिए बैंकों से रकम हासिल करने की सूरत हाल पैदा हो गई। रियासत की इस तरह की सूरत हाल को वो बदबख्ताना करार देते हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता एक दहर से हुए माली बेकायदगियों से आवाम को वाकिफ़ करवाने के लिए ये वाइट पेपर जारी किया गया। ताहम कांग्रेस हुकूमत रियासत को दरपेश माली चैलेंजेस का सामना करते हुए जिम्मेदारी के साथ इससे निपटेगी। उन्होंने कहा कि चैलेंजेस से निपटने के पहले मरहले के तहत ये वाइट पेपर जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल के दौरान BRS हुकूमत ने 6,71,754 करोड़ का कर्ज हासिल किया, जबकि तेलंगाना की तश्कील से पहले यानी साल 2014-15 में रियासत का कर्ज सिर्फ 72,658 करोड़ था। ఎన్నో కలలు ఎన్నో ఆశలు ఎన్నో ఆకాంక్షలతో ప్రత్యేక రాష్ట్రం కావాలని ఈ ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల జీవితాలన్నీ కూడా మార్పు చెందాలని నిధులు నీళ్లు నియామకాలు ఆత్మగౌరవంతో కూడినటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడాలని అందులో అందరూ అభివృద్ధి చెందాలనేటువంటి ఆశతో తెచ్చుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రం ఒక దశాబ్ద కాలం పాలన చేసినటువంటి గత ప్రభుత్వం తెచ్చుకున్నటువంటి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర వనరుల్ని, ఆర్థిక వనరుల్ని, సహజ వనరుల్ని, మానవ వనరుల్ని అన్నింటినీ కూడా అనుకున్న లక్ష్యాల దిశలో నడిపించకపోవడం కన్న కలలన్నీ కూడా కళ్ళలుగానే మిగిలిపోయాయి. ఈరోజు ఆర్థిక పరిస్థితిని ఒకసారి చూస్తే చివరికి రోజువారీ ఖర్చులకు కూడా BRS रुकन असम्बली व साबिक वजीर T हरीश राव ने असम्बली में रियासत की माली सूरत हाल पर पेश किए गए वाइट पेपर को गलतियों का अंबार करार दिया और इल्ज़ाम लगाया कि BRS को बदनाम करने की एक साजिश के तहत उसे जारी किया गया। असम्बली में वाइट पेपर पर हुए मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए हरीश राव ने कहा कि हुकूमत का यह इक़दाम पेशरफ हुकूमत को परेशान करने के लिए लिया गया है। वाइट पेपर का जायज़ा लेने पर यह वाज़ेह हो रहा है कि आवाम की फलाह बहबूद रियासत की तरक्की से ज़्यादा कांग्रेस को सियासी हरीफों पर हमले करना और हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत को तेलंगाना के ओहदेदारों पर भरोसा नहीं है, इसीलिए उन्होंने आंध्रा के ओहदेदारों से ये रिपोर्ट तैयार करवाई है, जिनमें आंध्र प्रदेश के एक रिटायर्ड ओहदेदार के अलावा एक मुअत्तल ओहदेदार भी शामिल है। अगर हुकूमत इस बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहती है तो वो रिपोर्ट तैयार करने वाले ओहदेदारों के नाम भी मंजर आम पर लाने के लिए तैयार है। हरीश राव ने कहा कि कर्ज और GSDP का तनासुब दिखाए बगैर कर्ज और आमदनी को बताया गया, जबकि GSDP में कम कर्ज हासिल करने का इंकशाफ हुआ। हरीश राव ने आमदनी और अखराजात का जायज़ा लेने के लिए हाउस कमेटी तश्कील देने का हुकूमत से मुतालबा किया। పేజ్ నెంబర్ 5లో అధ్యక్ష, అంటే చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. మేము మాకున్న కొద్ది సమయంలో, ఎందుకంటే ఈ దేశంలోని అనేక రాష్ట్రాల వివరాలు చాలా కన్వీనియంట్గా వాళ్ళకు అవసరమైనటువంటివి ఇందులో పొందుపరిచే ప్రయత్నం చేసినారు. బట్ అధ్యక్ష, ఇందులో పేజ్ నెంబర్ 5లో కర్ణాటక రాష్ట్రానికి సంబంధించి బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్స్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ది మేము కాగ్ రిపోర్ట్ ఇప్పుడే నెట్లో ప్రింట్అవుట్ తీస్తే అధ్యక్ష, బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్స్ కర్ణాటకది 2,31,142 కోట్లుంటే ఇక్కడ 2,31,642 కోట్లుగా చూపించారు. ఎక్స్పెండిచర్ విషయంలో కూడా అధ్యక్ష 2,61,932 కోట్లను చూపించారు. కానీ కాగ్ రిపోర్టు నివేదిక ఆధారంగా ఎక్స్పెండిచరు 2,54,525 కోట్లు, అంటే దాదాపు 7,000 కోట్లు
ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువ చూపించినట్టుగా ఈ కాగ్ రిపోర్ట్ను బట్టి చూస్తాం. అంటే మొత్తంగా తప్పుల తడకతోని ఈ వివరాలను వాళ్ళు పొందుపరిచిండ్రు. వాళ్ళు కేవలం ఇదంతా కూడా ఒక గత ప్రభుత్వాన్ని బదనాం చేయాలనేటువంటి ధోరణి కనబడతా ఉంది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ఇందులో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యయము తెలంగాణ వాటా అంటే 1956-57 నుంచి 2013-14 వరకు 41.68% ఖర్చు చేసినట్టుగా గంపగుత్త లెక్క తీసినారు. ఇది మనందరికీ తెలుసు అధ్యక్ష. వాస్తవానికి తెలంగాణ ఉద్యమం ఎందుకు వచ్చింది, ఈ పోరాటాలు ఎందుకు వచ్చినాయి, 69లో ఎందుకు పోరాడినాం అంటే తెలంగాణకు నిధులు తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఖర్చు పెట్టాలనే జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్ను అమలు చేయకపోవడం వల్లనే ఆ రోజు తెలంగాణ ఉద్యమం వచ్చింది. అంటే దాని మీద గతం మీ కాంగ్రెస్ పార్టీయే, అప్పుడున్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు మరి చాలా కమిటీలు వేసినారు. అప్పటి కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ जनरल कुमार ललित कमेटी गानी। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने कांग्रेस हुकूमत से सीधे सवाल पूछे। व्हाइट पेपर पर मबाहिस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस हुकूमत आज पेश किए गए आंकड़ों से पूरी तरह मुतमईन है। उन्होंने कहा कि यह कहना दुरुस्त नहीं है कि तेलंगाना दिवालिया हो गया है। उन्होंने हुकूमत से कहा कि वो व्हाइट पेपर में नंबरों के साथ रियासत में आने वाली सनतों को गलत सिग्नल ना भेजे। मैं सियासतदान हूं जरूर, लेकिन मेरे सियासी मकासद, मेरे सियासी कामयाबियों से बढ़कर अगर कोई चीज है तो मेरे लिए मेरा मुल्क है, मेरी रियासत है और मेरे लिए मेरा तेलंगाना। मेरे मकासद, मेरी कामयाबी बाद में, मेरे तेलंगाना की कामयाबी सबसे पहले। मैं ये चाहता हूं those on the treasury benches and the opposition benches may have political scores to settle with one another, but this does not give a good message across the country, more so to those in residency Andhra Pradesh who were opposed to the formation of Telangana state. Sir, there were leaders such as Kiran Kumar Reddy who were claiming that the Telangana would be a failed state, financially bankrupt state, state steeped in darkness due to power crisis, state without drinking water, and state with no finances for payment of staff and salaries, sir. I was the member then in the Andhra Pradesh Legislative Assembly. I have seen with my own eyes and I am witness to it. A PowerPoint presentation was also made. तो मैं यह चाहूंगा कि there is a very thin line. Yes, as a politician we need to support and we need to protect our political interest. But at the same time, it's not just mine, it's the responsibility of all of us sitting here to first come forward and protect the interest of the state and see that the integrity and the credibility of state is not lost. But I'm saddened, sir, today when I see all these debate. I also understand why does the white paper talk about the resources spent in Telangana region in United Andhra Pradesh, sir. Sir, we may have political differences and divergent views of state finances, but let us not give the message that Telangana is not a viable state. Telangana is a viable state, sir. Let us make it loud and clear for the investors and the people coming here that the state is viable. You are welcome. Please come. We have power. We have water. We have lands. We want you to come and establish your industries, sir. Sir, the state has borrowed money and added to its debt, but the state has made progress and development in all sectors beside providing welfare to all the రఘురాం రాజన్ గారు కూడా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. बीजेपी एमएलए महेश्वर रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ सख्त तबसरा किया। उन्होंने आज व्हाइट पेपर पर मबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि हुकूमत अपने वादों को पूरा करने में नाकाम है, इसीलिए वो व्हाइट पेपर जैसे चीज़ें सामने ला रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत को बताना चाहिए कि वो अपनी आमदनी में कैसे इजाफा करेगी ताकि आवाम से किए गए वादों पर अमल किया जा सके। उन्होंने कहा कि पिछली बीआरएस हुकूमत ने भी रियासत की माली सूरत हाल काफ़ी अबतर कर दी है। हालत इतनी ख़राब थी कि क़र्ज़ पर जो सूद चढ़ गया था उस सूद को उतारने के लिए भी क़र्ज़ लेना पड़ा।
అధ్యక్ష ఇంకా ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల వల్ల ఇంకా అప్పులు చేస్తే మన రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత క్షీణించిపోతుందని చెప్పేసి వారు చెప్పారు అధ్యక్ష. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లోనే బయటపడడం కష్టంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. ఇప్పుడు మళ్ళా కొత్తగా అప్పులు తీసుకుంటే ఈ రాష్ట్ర పరిస్థితి ఇంకా క్షీణిస్తుందని చెప్పేసి వారే చెప్పినట్టుగా పేపర్లు చూసాం అధ్యక్ష. మరి వారు అడ్వైస్ తీసుకోవడానికి పిలిచినటువంటి వారే ఈ రకంగా మాట్లాడిందంటే మరి మీరు ఎక్కడ కూడా మీ మేనిఫెస్టోలో కొత్తగా అప్పులు తెస్తామని చెప్పలే, ఏ రకంగా సమకూర్చుకుంటామో చెప్పలే. కానీ ఈ సంక్షేమ కార్యక్రమాన్ని మాత్రం పూర్తిగా మేము నెరవేరుస్తామని మాత్రం చెప్పారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కొత్తగా అప్పు తీసుకురావడానికి వీల్లేదు. అన్నిటికన్నా ముఖ్యం ప్రజల మీద భారం మోపడానికి అసలే మేము ఒప్పుకోని లేదని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఏదో ఒక రకంగా ప్రజల మీద భారం మోపుతాం, ట్యాక్సులు పెంచుతాం, ప్రజల్ని నడ్డి విరుస్తామంటే మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ ఊరుకున్న సమస్య లేదు, ప్రజా గొంతుగా మేము నిలదీస్తామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అంతేకాదు అధ్యక్ష, ఎక్కడ కూడా మేము మేనిఫెస్టోలో పెట్టలేదు, పెట్టకుండా కూడా మీరు అన్ని రకాలుగా హామీలు ఇచ్చారు, మేము కూడా ధైర్యం ఉంది. वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस हुकूमत बदउनवानी या अवामी फंड्स के गलत इस्तेमाल करने वाले किसी भी शख्स को नहीं बख्शेगी। 4 शुंबे के रोज़ तेलंगाना कानून साज असेंबली में तेलंगाना स्टेट फाइनेंस वाइट पेपर पर मुख्तसर बहस के दौरान उत्तम कुमार रेड्डी ने महकमे सिविल सप्लाईज की मखदूश सूरत हाल और रियासत में आपाशी प्रोजेक्ट्स की हालत का एक जामे जायज़ा पेश किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि BRS की साबिका हुकूमत ने सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन को कर्ज़ों के बड़े जाल में ढकेल दिया। उन्होंने इंकशाफ किया कि कॉरपोरेशन फ़िलहाल 56,000 के कर्ज़ों में मुलविस है, जबकि उसे 11,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसी तरह मेडीगड्डा प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर लाखों रुपए खर्च लिया गया, लेकिन करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करके तामीर करने के बावजूद भी इसका आयकुट 1 लाख एकड़ से भी कम है। సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ బేసిక్గా రేషన్ బియ్యం ఇవ్వడానికి గతంలో చాలా కమోడిటీ ఇచ్చేది. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కేవలం బియ్యం ఇవ్వడానికే పరిమితమైంది. అదేవిధంగా ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్కి ఇదివరకు కొంత ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఇస్తుండే. గత 2-3 ఏళ్ల సంది కేవలం గత ప్రభుత్వం 1 కిలో బియ్యంకి పరిమితమైంది. గత 10 ఏళ్లుగా గత ప్రభుత్వం ఈ రేషన్ బియ్యం కింద సబ్సిడీ ఇవ్వనందుకు సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ యొక్క డెట్ వీళ్ళు అధికారంలో వచ్చినప్పుడు 3,300 కోట్లుంటే ఈరోజు 56,000 కోట్లకు పెరిగిందని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను. ద డెట్ ఆఫ్ సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ హ్యాస్ గ్రోన్ ఫ్రమ్ 3,361 crores to 56,000 crores. కేవలం వీరు ఇవ్వాల్సిన సబ్సిడీ ఇవ్వనందుకే నేను మనం చేస్తున్నారు. మరి అదేవిధంగా నేను పూర్తి చేసినాక వాళ్ళు మాట్లాడమని చెప్పండి. అదేవిధంగా 56,000 కోట్ల అప్పు కాకుండా మహేష్ రెడ్డి గారు, నేను అయినాక మీరు మాట్లాడండి, నేను అయినాక మీరు మాట్లాడండి ప్లీజ్. సరే, ఫైనల్ స్పీకర్ గారు, ఒక విషయము అంటే सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन निरुपेदलकी बिయ్యం इच्छे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ख्वाहिश की कि वो सियासी वाबस्तगी को दूर रखते हुए शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए हुकूमत का ताउन करे। असेंबली में रियासत की माली सूरत हाल पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का की जानिब से वाइट पेपर जारी करने के बाद ऐवान से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी हुकूमत तमाम सियासी जमातों बशमूल अपोजिशन के ताउन और सलाह व मशवरों से रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के इक़दामात करने का फ़ैसला किया है। हुक्मरानी के दौरान किसी किस्म का सियासी मफाद हासिल करने की कोशिश नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार संभालने के बाद वो मजलिस के MLAs को सेक्रेटेरिएट तलब करते हुए हैदराबाद की तरक्की के सिलसिले में तबादला ख्याल किए थे। वो चाहते हैं कि हैदराबाद शहर को आलमी सतह की तरक्की दी जाए और उसे आलमी नक्शे पर लाया जाए। हम लोग जिम्मेदारी से यहाँ हैदराबाद क्षेत्र से जो पार्लियामेंट में 7 MLAs है, हम लोग बुलाए सचिवालय पे। हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस में भी देर, मगर जब हम तरक्की करना है, आगे हैदराबाद शहर को हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अच्छा शहर बनाने के लिए हमारे दोस्तों से हम गुजारिश किए, भाई आप साथ आ जाओ, जो चाहिए जो पेंडिंग है
जो हैदराबाद तरक्की के लिए हम जिम्मेदारी से जो करना है, हम जिम्मेदारी उठाएंगे, आपके साथ लेंगे। हम सरकार चलाने के लिए आज जिम्मेदारी से यहां से मैं हमारे MIM पार्टी को चुनाव में जो है, आपका मर्जी आपकी है, हमारा मर्जी हमारी है, जो पार्टी हमारा चुनाव लड़ना है हमारे तरीका से लड़ेंगे। मैं जो हैदराबाद शहर ये देश का निशान है, वो हैदराबाद शहर का नाम पूरा दुनिया में रोशनी करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। वहां पर आपके मदद जरूर लेंगे, कोई शक नहीं है। ड्रग्स के बारे में आप सामने आके 2 कदम आके हमारे मदद दी, हम धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि ड्रग्स को इराडिकेट करना है हमारा जिम्मेदारी है, हमारे बच्चे है, हमारे परिवार है। जो पंजाब को देखने के बाद भी हम नहीं सुधरे तो दुनिया कोई भी अपने को माफ नहीं करने वाले। इसीलिए यहां से मैं जिम्मेदारी से यकीन से मैं वादा कर रहा हूं, ये सरकार को अच्छा चलाने के लिए, ये पूरा तेलंगाना में जितना जनता है उनके भला के लिए, उनके वेलफेयर एंड डेवलपमेंट के लिए, खासकर माइनॉरिटी, वो मे बी क्रिश्चियन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी और एनी अदर माइनॉरिटी, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में कोई अंतर नहीं है। माइनॉरिटी के जो फंडामेंटल राइट्स हम बचाए, हम सेक्युलर फैब्रिक है, ये सेक्युलर फैब्रिक बचाने के लिए ये देश में कुर्बानी की है महात्मा गांधी जी ने, इस देश में कुर्बानी की है, शहीद हुए इंदिरा गांधी जी ने, इस देश में शहीद हुए राजीव गांधी जी ने, इस देश में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने पदवी त्याग किए। कभी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मौका मिले तो भी दूसरों को, जो जिम्मेदारी लोगों को, वो कुर्सी पे बिठाए। इसीलिए यकीन से मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में दलित, आदिवासी, गिरिजन, OBC, माइनॉरिटी महिलाओं के हुक्मरान जमात की जानिब से जारी तनकीदों के दरमियान BRS पार्टी ने रियासत के जुमला असासे जात से मुताल्लिक तफसीली दस्तावेज जारी किया। पार्टी ने 10 साल के दौरान बनाए गए तेलंगाना के असासों के नाम से 51 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज तैयार किया। पार्टी ने KCR के दौरे हुकूमत में बनाए गए असासे जात को इस फहरिस्त में शामिल किया। मुख्तलिफ महकमों में करवाए गए तरक्याती कामों की तफसीलात को इस फहरिस्त में शामिल किया गया। पार्टी ने बताया कि 617 करोड़ की लागत से नए सेक्रेटेरिएट की तामीर करवाई गई। BRS दौरे इख्तिदार में 1649 करोड़ की लागत से 33 अजला में इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट्स की इमारतें तामीर करवाई गई। 8578 किलोमीटर तक नई सड़कों का जाल बिछाया गया। ये भी बताया गया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर के साथ साथ पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का आगाज किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले में पोचमपल्ली का दौरा किया, जो दस्तकारी के लिए मशहूर है। पोचमपल्ली को अनोखे तर्ज, जिसको आइक्याट कहा जाता है, साड़ियों की बुनकरी की वजह से सिल्क सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। सदर जमहूरिया जो सरमाई तातीलात गुजारने के लिए इन दिनों हैदराबाद के दौरे पर हैं, आज पोचमपल्ली के दौरे के मौके पर मकामी ओहदेदारों के साथ साथ अवाम ने शानदार इस्तकबाल किया। द्रौपदी मुर्मू ने वहां लगाए गए स्टॉल्स का तफसीली मुआयना किया। बादशाह उन्होंने बुनकरों के मसाइल से वाकिफियत हासिल की। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने कहा कि हैंडलूम मलबूसात की तैयारी में GI टैग लगाने पर उन्हें मसरत हो रही है। उन्होंने कहा कि बुनकरी एक अलहदा फ़न है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नायब सदर जमहूरिया और सदरनशीन राज्यसभा जगदीप धनखड़ की पार्लियामेंट के अहाते में एक रुकन की जानिब से नकल उड़ाए जाने के वाक़े पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए अफसोस का इजहार किया। द्रौपदी मुर्मू जो सरमाई तातीलात गुजारने के लिए हैदराबाद के राष्ट्रपति नीलाम में मुकीम है, उन्होंने इस वाक़े पर ट्वीट किया। उन्होंने अंग्रेज़ी में किए गए ट्वीट में कहा कि पार्लियामेंट के अहाते में जिस तरह हमारे मौजूद नायब सदर की तजलील की गई, उसे देखकर मायूसी हुई। मुंतखब नुमाइंदों को अपने इजहार की आज़ादी होनी चाहिए, ताहम उनका इजहार विखार और शाइस्तगी के उसूलों के अंदर होना चाहिए। यही पार्लिमानी रिवायत रही है। हमें इस पर फ़ख्र है और हिंदुस्तान के अवाम उनसे तवक्को रखते हैं कि वो उसे बरकरार रखेंगे। तेलंगाना बीजेपी के साबिक रुकन असम्बली ईटला राजेंद्र ने आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में मुकाबले के सिलसिले में अहम बयान देते हुए कहा कि अगर उनकी पार्टी हिदायत देती है तो वो लोकसभा के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। उन्होंने 4 शुम्बे को हनमकुंडा ज़िले के कमलापुर का दौरा किया, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अगर पार्टी हिदायत देती है तो वो लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में पार्टी हतमी फैसला करेगी। राजेंद्र ने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने उनसे बदला लिया, उन्हें बतौर कानून साज अपनी जिम्मेदारियां निभाने से रोका गया। उन्होंने कहा कि BRS ने हुजूराबाद में ड्रामे करके कामयाबी हासिल की।
अब बात कोरोना वायरस की। कोरोना की नई किस्म JN.1 के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर का ऐलान किया गया। ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की रियासती तिब्बी सेहत के वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने हिदायत दी है। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया की जेर सदारत वीडियो कॉन्फ्रेंस में रियासती वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने हिस्सा लिया। मरकजी वजीर सेहत और ख़ानदानी बहबूद ने मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए सेहत और ओहदेदारों के साथ एक आला सतही इजलास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मुनक़िद किया, जिसमें कोरोना की नई किस्म ये नया वेरिएंट JN.1 के सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई। इसके फैलाव को रोकने के लिए इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना स्टेट मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और दीगर सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। शहर हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर राजा राव ने कोविड की नई शक्ल J1 के 5 नए मरीजों के अस्पताल में जेर इलाज होने से मुतालिक इत्तलात को झूठ पर मबनी करार दिया। उन्होंने मुख्तलिफ चैनल से बात करते हुए कहा कि इस अस्पताल में कोविड का एक भी मरीज नहीं है। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि कोविड के मामलात में पड़ोसी रियासत में इजाफे के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तमाम अस्पतालों को चौकसी इख्तियार करने की हिदायत दी गई है। तनफ़ुस के अमराज और इन्फ्लुएंजा के अलामात के साथ साथ शदीद सांस के अमराज के मरीज़ कोविड का मायना उनका किया जा रहा है और नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है। अस्पताल में नए अलहदा वार्ड्स भी नहीं बनाए गए। उन्होंने कहा कि कोविड की अलामात पर फौरी तौर पर मरीज़ डॉक्टर से रुजू हों। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि इस अस्पताल, जिसको कोविड की पहली और दूसरी लहर के दौरान नोडल सेंटर बनाया गया था, इसमें नए सब वेरिएंट के मामलात के पेश नज़र नए अलहदा वार्ड्स नहीं बनाए गए। तेलंगाना के DGP रवि गुप्ता ने कहा कि हुकूमत ने तेलंगाना को मंशियात से पाक रियासत बनाने का अज़्म किया है। उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने रियासत को मंशियात से पाक रियासत बनाने का अज़्म किया। आइए सब मिलकर अपनी रियासत की सरजमीन से मंशियात का खात्मा करें। मंशियात फ़रोख्त करने वाले तमाम अफराद को और उसको ख़रीदने वालों को इस सिलसिले में इंतबाह दिया जाता है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आइए मंशियात के खात्मे के लिए मिलकर काम करें। रियासत के मुख्तलिफ अजला में ऑटो ड्राइवर्स एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि नई तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करवाई गई महालक्ष्मी स्कीम की वजह से उनकी ज़िंदगी अजीरन हो गई है। चाशुम्बे के रोज़ मेडचल मंडल के ऑटो ड्राइवर्स ने BMS BTMM के ज़ेर एहतमाम महालक्ष्मी स्कीम के ख़िलाफ़ महाधरना रैली निकाली। उन्होंने अपने दुख का इज़हार करते हुए कहा कि महालक्ष्मी स्कीम के ज़रिए ख़वातीन को मुफ्त बस ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करके रियासत में ऑटो ड्राइवर्स की ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई। निज़ाम कॉलेज के तलबा ने आज बशीरबाग चौरस्ते पर धरना दिया। उनका मुतालबा था कि उन्हें एक नया हॉस्टल की बिल्डिंग मुहैया करवाई जाए, साथ ही हॉस्टल में खाने का जो मियार है वो मुनासिब नहीं है, उस मियार को भी सुधारा जाए। शमशाबाद बल्दिया के हुदूद में सनराइज अस्पताल में इसकात हमल के ऑपरेशन के बाद एक खातून की मौत हो गई। इसके बाद उस खातून के लवाहिकीन ने अस्पताल पर हमला करके अस्पताल के शीशे तोड़ दिए। मुतवफ़ी खातून का ताल्लुक महेश्वरम मंडल के दुबलीगुड़ा गांव से है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है।
గర్భసంచి అని అన్నారు. మంచి ఆపరేషన్ చేసినామని చెప్పారు, తినబెట్టమని చెప్పారు. 11:30 బాగుంది, మంచిగా అయింది అని చెప్పారు. 11:30కు మళ్ళీ ఏం చేసారు, మళ్ళీ ఏం చేసారు, మళ్ళీ చూడనీకపోతే మళ్ళీ చూడనీయలేదు. చూడనీయకపోతే మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ చూస్తే लोकसभा में फौजदारी कानून के 3 नए बिल मंजूर किए गए हैं। अब उसे राज्यसभा में रखा जाएगा, वहां से पास होने के बाद उसे मंजूरी के लिए सदन के पास भेजा जाएगा। इसको पेश करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि बरतानवी दौर के गद्दारी कानून को ख़त्म कर दिया गया है। नाबालिग की असमत दरी और मॉब लिंचिंग जैसे जराइम के लिए सजाए मौत दी जाएगी। लोकसभा में बिल पर अमित शाह ने कहा कि गद्दारी का कानून अंग्रेज़ों ने बनाया था, जिसकी वजह से मुल्क के कई जंगजू, जिनमें तिलक, महात्मा गांधी, सरदार पटेल शामिल हैं, 6-6 साल तक कई बार जेल में रहे। ये कानून अब तक चलता रहा। गद्दारी के बदले उसे बगावत कर दिया गया है, क्योंकि अब मुल्क आज़ाद हो चुका है। जमहूरी मुल्क में कोई भी हुकूमत पर तनकीद कर सकता है। अगर किसी ने मुल्क की सलामती या इमलाक को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई मुसल्लह एहतजाज या बम धमाके करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसे आज़ाद रहने का कोई हक नहीं है, उसे जेल जाना पड़ेगा। कुछ लोग इसे अपने अल्फाज में ढालने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी मुल्क की मुखालिफत करेगा उसे जेल जाना ही पड़ेगा। पहले असमत दरी के लिए दफ़ा 375, 376 थी। अब जहां से जराइम की बहस शुरू होती है, असमत दरी की दफ़ा को 63 और 69 में शामिल कर दिया गया। गैंग रेप को भी सामने रखा गया, बच्चों के खिलाफ जराइम को भी सामने लाया गया। कत्ल पहले 302 यानी 302 था, अब 101 हो गया है। 18 साल से कम उम्र लड़की की असमत दरी पर उम्र कैद और सजाए मौत का इंतज़ाम है। इज्तिमाई असमत दरी के मुजरिम पाए जाने वालों को 20 साल तक कैद या जब तक वो जिंदा रहे कैद की सज़ा दी जाएगी। मुजवज़ा कानून में मुजरिमाना कत्ल को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। अगर गाड़ी चलाते हुए हादसा पेश आ जाए तो मुलजिम ज़ख्मी को थाने या अस्पताल ले जाए तो उसे कम सज़ा दी जाएगी। हिट एंड रन केस में 10 साल की सज़ा होगी। मॉब लिंचिंग के लिए सजाए मौत होगी। छीनने यानी स्नैचिंग का पहले कोई कानून नहीं था, अब कानून बन चुका है। जब किसी के सर पर डंडा मारने वाले को सज़ा दी जाएगी। मुलजिम के ब्रेन डेड होने की सूरत में मुलजिम को 10 साल कैद होगी। अमित शाह ने कहा कि अब नए कानून में पुलिस का एहतसाब भी तय होगा। अब अगर कोई गिरफ्तार होता है तो पुलिस उसके घर वालों को इत्तला देगी। पहले ये ज़रूरी नहीं था। किसी भी सूरत में पुलिस मुतासरा को 90 दिनों के अंदर उसके बारे में मुतला करेगी। मुल्क में कई मुकदमा ज़ेर इल्तिमा हैं। बॉम्बे बम धमाके जैसे केसेस के मुलजिमीन पाकिस्तान जैसे ममालिक में रोपोश हैं। अब उनके यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो 90 दिन के अंदर अदालत में पेश नहीं होते हैं तो मुकदमे की समाअत उनकी गैर मौजूदगी में होगी। हमारे यहाँ न्याय की बहुत पुरानी अवधारणा है। हमारे यहाँ न्याय की अवधारणा अनेक प्रकार के दर्शन के अंदर समाहित, व्यास, अत्रि, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति, पराशर, चाणक्य, वत्सायन, देवानंद ठाकुर, जयंत भट्ट, गणेश उपाध्याय, केशव मिश्र, रघुनाथ शिरोमणि, ये सभी विद्वानों ने अनेक प्रकार की संहिता में दंड और न्याय पर अपने विचार रखे हैं, जो मूल भारतीय विचार है। मान्यवर, ये तीनों कानूनों को अभी जो है अगर ध्यान से देखते हैं तो इसके अंदर न्याय की कल्पना ही नहीं है। दंड देने की बात को ही न्याय माना जाए। हमारे यहाँ, हमारे शास्त्रों में दंड की कल्पना न्याय से उठी। पाश्चात्य विचारों के जो अंग्रेज शासन में लाए गए कानून थे, उसमें न्याय का उद्भव दंड में से होता है। हमारे यहाँ दंड इसलिए दिया जाता है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के मायानाज तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। उन्हें मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा खेल अवार्ड यानी अर्जुन अवार्ड देने का फैसला किया गया है। मरकजी वजारत बराए खेल ने 4 शुबे को कौमी खेल अवार्ड्स का ऐलान किया, जिसमें अर्जुन अवार्ड के लिए मोहम्मद शमी समेत 26 खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। उन सभी खिलाड़ियों को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के जरिए राष्ट्रपति भवन में 9 जनवरी 2024 को मुनक्किद होने वाली अजीमुशान तकरीब के दौरान अवार्ड से नवाजा जाएगा। काबिल जिक्र है कि वर्ल्ड कप 2023 में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले मोहम्मद शमी का नाम हिंदुस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने नाम पेश किए जाने की आखिरी तारीख खत्म होने के बाद भेजा था।
बीसीसीआई ने खुसूसी सिफारिश के साथ मोहम्मद शमी का नाम वजारत खेल के पास भेजा था, जिसे वजारत ने मंजूर भी कर लिया और अब मोहम्मद शमी का अर्जुन अवार्ड देने का ऐलान भी हो गया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।